सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी बजट पेश होने को है। हमेशा की तरह डिबेट ये है कि आमदनी में किस हद तक इजाफा मुमकिन है और अखराजात में कितने फीसद कटौती काबिल अमल हो सकती है। लेकिन IMF प्रोग्राम में होते हुए कुछ ज़्यादा इकदाम की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि IMF की जानिब से बजट खसारे की हद मुकर्रर कर दी गई है। IMF के साथ तय किए गए मीडियम टर्म फ्रेमवर्क के तहत वफाक और सूबों के करंट अखराजात 23,000 अरब रुपये से नीचे रखने हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत के 16,000 अरब और बाकी सूबों के हैं। प्राइमरी बैलेंस यानी सूद की अदायगी निकाल कर आमदन और अखराजात में तकरीबन 12,000 अरब का बैलेंस होना चाहिए। अब लो ग्रोथ इकॉनमी में टैक्स बढ़ाने के मौके कम हैं, लेकिन दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी के अखराजात में इजाफा एक फितरी अमल है। इसलिए बजट के हवाले से कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की बात तवक्को ज़्यादा नहीं की जा सकती। करंट फिस्कल ईयर के आदाद शुमार को अगर देखें तो सिर्फ सूद की अदायगियों में बजट का तकरीबन 52% खर्च हो जाता है। बाकी 48% में दिफा, पेंशन, तरक्याती प्रोग्राम और हुकूमती अखराजात पूरे किए जाते हैं, जो महदूद आमदनी से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए नया कर्ज लेना पड़ता है। कि इन हालात में वफाकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता रखी जा सकती हैं। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना लगाया गया है। नए बजट का मजमूई हजम गुज़श्ता साल की निस्बत 1,300 अरब रुपए कम होगा, जबकि नए माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए के करीब होगा। बजट में सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जिसमें मुकामी कर्जों की अदायगी के लिए 7,700 अरब और बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 1,300 अरब रुपए शामिल हैं, जबकि सब्सिडी की मद में 1,400 अरब रुपए और ग्रांट्स के लिए 1,600 अरब रुपए खर्च किए जाने का इम्कान है। IMF शर्त के मुताबिक सूबों से 1,200 अरब रुपए सरप्लस मिलने की तवक्को है। अखराजात में कमी के हवाले से रिवायती किफ़ायतशारी की बातें बजट तकरीर का हिस्सा होंगी, जिसमें वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी के ऐलान का इम्कान है। इसके अलावा सरकारी इदारों के बिजली और गैस के अखराजात भी महदूद किए जाएंगे और कुदरती आफात जैसी हंगामी सूरत हाल के सिवा किसी मद में इजाफी फंड्स जारी न किए जाने का ऐलान होगा। गैर एलानिया मनसूबों और गैर मंजूर शुदा अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से तरक्याती अखराजात में पहले ही 20% कमी का ऐलान कर दिया गया है। मुआशी तरक्की की शरह का तखमीना 4.2% लगाया गया है, जिसका बड़ा दार मदार ज़राअत के शोबे पर होगा। महंगाई का तखमीना 7.5% लगाया गया है। महंगाई की मौजूदा शरह 3.5% के लगभग है, जिससे इशारा मिलता है कि आइंदा माली साल में हुकूमत इन्फ्लेशन में इजाफे की तवक्को कर रही है। अहम सवाल ये है कि फिर हुकूमत इस बजट में अवाम को कितना रिलीफ दे सकती है। इसी पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये जो IMF की तरफ से कंडीशंस अगर हम देखें और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कोई मार्जिन हमें दिखाई नहीं देता, वो जो बजट ला रहे हैं इसमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन आपको लगता है निकाल सकेंगे जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले? देखिए, एक तो बात यह है कि ये वक्त तो ऐसा ही है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट दिया जाए, जिसका मतलब है कि अपने खर्चों पर बहुत ही काबू पाते हुए आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप एक एफिशिएंसी बेस्ड गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, एक आप प्रोडक्टिव इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं और एक कंपेटिटिव पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं। ये मैं सिर्फ हायर लेवल पे नहीं कह रहा। अगर आप जाकर देखें, आप अपने 43 डिविजन्स को कम करें, आप प्रोविंसेस को खर्चे शिफ्ट करें, आप पॉवर्टी एक्सपेंडिचर शिफ्ट करें, आप डेट में सेविंग कर सकते हैं, आप PSDP में सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ करेंगे ना, तो इस वक्त जो टेल विंड है आपके पास, वो आपको करने की इजाज़त दे देगी, जिसका मतलब है IMF की इंगेजमेंट की वजह से स्टेबिलिटी है। आपके पास एक आप एक कॉन्फ्लिक्ट से आ रहे हैं जिसमें आपको एक एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन समझा जा रहा है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर आपको रूम मिलेगा ना कि आप टैक्सेस की जो इस वक्त भरमार है आप पर, कंसल्टेंट्स पर, यानी कि सैलरीड और नॉन सैलरीड पर, मैन्युफैक्चरिंग पर,
और जिस तरह हम नहीं ला पा रहे रिटेल, होलसेल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रॉपरली इनटू द टैक्स नेट, जिस तरह हम सेल्स टैक्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे, कई जगह कलेक्ट कर पा रहे हैं पर कैप्चर नहीं कर पा रहे, जिस तरह हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ा कर और विदहोल्डिंग टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसको क्लियर करेंगे कि हम कैप्चर नहीं कर पा रहे, कैप्चर किस तरह नहीं कर पा रहे हम उसको? देखिए ना, बहुत सा जगह पे ये कलेक्ट होता है पर डिपॉजिट नहीं होता सेल्स टैक्स। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स के बहुत से केसेस हैं जो स्टक हैं कोर्ट्स में। हम अगर इसी को डिजिटलाइजेशन पर मूव कर जाएं, फॉर एग्जांपल आपने रास्त का क्यूआर कोड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर यूज करने पे, मैं आपको एक मतलब एक बड़ा इकोनॉमिक बेस्ड थिंकिंग जिसको इंसेंटिव पे कहूँ, लेट से कि आपको हम ये कहेंगे आप 18% जीएसटी पे करेंगे कोई साबुन खरीदने पर, अगर आप जाते हैं कैश में और मैं कहूँ आप 10% पे करेंगे, 8% कम पे करेंगे अगर आप रास्त का क्यूआर कोड जो कि इमीडिएट पेमेंट है, अगर आप बैंक का डेबिट कार्ड नहीं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए क्वालिफाई करते, आसान अकाउंट भी अब तो खुल गए हैं, अगर आप ये सब कुछ लेट से, तो क्या आप 8% नहीं बचाएंगे? मैं तो जरूर बचाऊंगा। मैं अभी कहता हूँ कि जिन रेस्टोरेंट में मुझे छूट मिलती है, मैं वहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, कभी भी कैश नहीं इस्तेमाल करता। क्यों? क्योंकि देयर इज एन इंसेंटिव। हम कहना ये चाह रहे हैं कि इतना बड़ा टेल विंड पाकिस्तान को ना 78 ईयर्स में नहीं मिली। वो काम करने की एक तो अदराक है, एक पाकिस्तान की एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, और दुनिया जो है जिसमें डिफेंस में ये देखा कि आप ये कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं, अब इस चीज़ की ख्वाहा है कि आप इकोनॉमिकली भी ये कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो बिल्ड करें। अब अगर आप अभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे या ये जो सैलरीड नॉन सैलरीड हैं इन पे टैक्स की शरह को कम नहीं करते, मसलन एक मिसाल देता हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगा। लेट से आप 60,000 रुपये कमाते थे महाना, और आप पे 10,000 यानी कि महाना जो है उस पर शायद 5% हमने या 2.5% टैक्स लगाया हुआ है। आप इसको इस तरह सोचिए। अब आप 60,000 से जो खरीदते थे आज से 3 साल पहले, आप अब जाएं तो एक्स गुड्स नहीं एक्स माइनस वाई खरीदेंगे। आपकी परचेजिंग पावर टूट गई है ना। तो दुनिया भर में जब हम एडवाइस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप ये जो बेसिक छूट है इसको बढ़ाएं, इन्फ्लेशन इंडेक्स करें, तो इसको तो कम से कम आज 75-80 हज़ार कर देना चाहिए। यार IMF जो है, क्या वो उसी यूनिवर्सिटी से नहीं इकोनॉमिक्स की PhD करके आया बंदा जिससे हम करके आए हैं? वो समझता है ना कि एक परचेजिंग पावर टूट गई है। पर आपने दूसरी तरफ ये कहना है कि मैं अपना खर्चा भी कम कर रहा हूँ अगर मैं ये छूट दे रहा हूँ। तीसरी तरफ ये कहना है कि मैं 50 अरब लाना चाहता था, किससे? जो मैंने स्कीम लाई थी ताजिर दोस्त के लिए, वो नहीं कामयाब हुई, मैं अब 1500 रुपये पूरे पाकिस्तान के ताजिरान पे लगा रहा हूँ इनडिस्क्रिमिनेटली, बगैर किसी चीज़ के। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। फिर अगर आप GST एक सोल्यूशन जो वो आई थी कि 50,000 की जगह इसको 1 लाख पर जो है वो कर दें, जो टैक्सेशन का स्लैब था, जरूर कर दें। मैं तो कहता हूँ 75,000 ही कर दें अगर 1 लाख नहीं करना। और अगर ये भी नहीं करना तो हियर इज द सोल्यूशन कि जो 50 से ऊपर का जो पहला स्लैब है उसके टैक्स रेट को 1% कर दें, ताकि कुछ लोगों को वो, बट आई थिंक 1 लाख तक ले जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, बट You must do that. इसका ये मतलब डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, तो चैम्बर्स ने ताजर दोस्त की मुखालफत शुरू कर दी थी, चैम्बर्स ही रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर है फिर वो तो कितना गुंजलक किस्म का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हमारा सिस्टम है कि आप इधर से कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कभी वोटर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कभी सपोर्टर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कभी ताजर इत्तेहाद आपके सामने आ जाता है, कभी सो लाइक ये भी तो हमारे पास इश्यूज़ हैं ना। अब देखें चैम्बर्स ने उनको प्रेशर दिया कि ये डूएबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो किस तरह फिर ये आगे बढ़े हुकूमतें? यार इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि रिटेलर्स एंड होलसेलर्स जो है ना, अगर उन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस जो अभी इस्तेमाल की है 10 मई को कम्प्लीटली किया ना, उसकी पेमेंट होती है, उसकी 2152 अरब रुपए की इस साल पेमेंट होनी है। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये जो इनकम टैक्स वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वही देते जाएंगे तो सिलसिला नहीं बनेगा। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि टैक्स की स्कीम जो जिसका इजरा करते हैं हम, कई दफ़ा वो उतनी कंफर्टिंग नहीं होती, तो ये मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि आप बेहतर स्कीम का इजरा करें। और तीसरी बात ये है कि मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट ने, चाहे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रही हो, चाहे वो पाकिस्तान का डिफेंस चला रही हो, उसने दुनिया को ये तो बताया ना कि यार ये काम हम कर सकते हैं। अगर हम जब प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे तो 90 की दिहाई में सीमेंट भी बेचे, बैंक भी बेचे, ये सब चीज़ें बेची भी थी हमने। अगर हम स्टेट की कॉम्पिटेंस बिल्ड करें टू डू ऑल दिस, वी कैन डू इट।
ताजरों के साथ, रिटेल के, होलसेल के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, एग्रीकल्चरिस्ट के साथ ये बैठ के तय करें कि अगर आपकी 6 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है तो आदिल जो है वो तो टैक्स दे रहा है 6 लाख से ऊपर, तो फिर आप भी दे दें। अगर वो 10 लाख हो गया तो 10 लाख से ऊपर दे दें सालाना की बुनियाद पर। सो वी हैव टू ब्रिंग एवरीवन टू द टेबल। टैक्स मोराल तब बढ़ेगा, ये भी मैं कहता हूँ, स्टार्ट विद वेरी लो टैक्सेशन। मैं कहता हूँ 1000, 1500, 2000 टैक्स लगा दें इन पे, और जो बाकी टैक्स नेट है वो भी तब बढ़ेगा। एक प्रोसेस बजट में चेंज होना चाहिए, और ये आपके इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है। हम क्या करते हैं कि हम पीनलाइज करने की स्ट्रैटेजी पे, आदिल नॉन फाइलर है, चलो आदिल पे हम 4% और टैक्स लगाएंगे, फिर 2.5% और लगाएंगे। इस स्ट्रैटेजी से निकलें, इंसेंटिवाइज करें लोगों को विद लोअर टैक्सेशन, इजी कंप्लायंस एंड इंसेंटिव्स। जैसे हमने कहा जीएसटी घटा हुआ है अगर रात से पेमेंट हो रही है, सो थिंक डिफरेंटली। क्या ये सब कुछ बजट में दिखाई देगा? यार आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज रियली द हार्ड वर्क that authorities have to put, stakeholders have to put। क्या उन सब ने ये सारा काम कर लिया होगा? फिर देखें ना आदिल, 17 सब्जेक्ट हैं जो इस वक्त वफाक जो है जिनके पैसे भी देती है, चलाती भी है, नीचे भी पैसे देती है प्रोविंसेस को जो 60% NF दिया हुआ है, ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, पावर्टी में 715 अरब रुपए। अब वफाक जो है वो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क के लिहाज से बहुत अनकंफर्टेबल है। जब तक एनएफसी नहीं होता, शॉर्ट ऑफ दैट सूबों को आके पिच इन करना चाहिए। सो क्या वफाक उस तरफ मूव करेगी? अपेरेंटली मैं क्योंकि टॉक शोज कर रहा हूं तो मुझे अंदाजा हो रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात करके कि जब आप उनसे देखिए, एनएससी में तो आपको पता है ना एक कंडीशन है कि आपने इंक्रीज करना है, आप डिक्रीज नहीं कर सकते, रिव्यू अगर आपने उसको करना है। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा, अभी जो टेल विंड की आप बात कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट हो चुका है आफ्टर दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, कि हम बड़े मेजर्स ले सकते हैं, हम बड़े डिसीजंस कर सकते हैं, और इस वक्त पब्लिक सपोर्ट और प्रोविंसेस की सपोर्ट भी साथ होगी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली वफाक, इट्स अबाउट कंट्री, अदर प्रोविंसेस। अगर अटैक होता है, डिफेंस आपका स्ट्रॉन्ग था तो आपने कराची से लेके खैबर तक उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग किया है, किसी एक शहर का, एक सूबे का या एक इलाके का नहीं किया। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लग ये रहा है कि शायद अब इस पर सूबे भी गौर कर रहे हैं कि शायद एनएफसी के मामले में थोड़ा कुछ रिवर्स लगाया जाए, क्योंकि अब देखिए लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना कमज़ोर वफाक, इतने कमज़ोर इकोनॉमी के साथ जो है वो इन इशूज़ को, क्या वो डेट सर्विसिंग करे, वो डिफेंस के उस पर करे, या वो इन मसाइल से निपटे। आई एग्री विद यू, मुझे लगता है एनवायरनमेंट बन सकता है। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। ये जो ग्रोथ की असेसमेंट्स की सामने आ रही हैं 4.2% की, जिसको अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इस साल जो हमारी ज़राअत है उसमें तो 1% से भी कम तरक्की हुई है, डेवलपमेंट उसको प्लस आप कह लें। तो इसको देखते हुए 4.2% ग्रोथ कितना रियलिस्टिक टारगेट जो है वो होगा? देखिए ना, अगर तो इस वक्त आप ग्रोथ की टेल विंड्स देखें तो दे आर द फॉलोइंग। 22% पे पहले आदिल बोरो कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए, आज वो 11% पे बोरो कर रहे हैं। 1 करोड़ के पीछे आपको 10-11 लाख रुपया सालाना की बुनियाद पर बच रहा है। सो थिंक अबाउट दैट। दूसरा, लो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है। तीसरा, आपको बिजली में एटलीस्ट कुछ जिसे कहेंगे कंफर्ट मिला है, 6-7 रुपए कम भी हुई है, बट ऑल्सो ये है कि उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं है। कुछ ग्लोबल इन्वायरमेंट बेहतर हो रहा है। अब अगर बजट आता है गुड फॉर ग्रोथ, मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा हूँ आदिल, यू विल सी इट इन टुमारोज न्यूज़पेपर, कि यू नो डू गुड फॉर ग्रोथ रिफॉर्म्स, मेक थिंग्स सिंपल। इंपोर्ट ड्यूटी को घटाएं। अब आप ऐड करें जो मैंने टेल वेंट्स पहले बयान किए, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाएं, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को घटाएं, आरडीज को घटाएं, सिंप्लीफाई करें विद होल्डिंग टैक्स रिजीम्स को, जो डिस्टॉर्शंस हैं जीएसटी में उनमें से निकलें, जो फाइलिंग की कंप्लायंस है वो इंश्योर करें। देखिए, अगर ये गुड फॉर ग्रोथ मेजर्स को आप लेंगे, लोगों के जो रिफंड्स हैं वो टाइम पर देना शुरू करें, इररिस्पेक्टिव कि नहीं आप कर पाते पूरी टैक्स कलेक्शन, अगर आप इस तरफ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, एक्सपेंडिचर्स का कट दिखाएंगे, टैक्सेशन मसावी करने की तरफ जाएंगे, तो आप ये जो 4-4.25% ग्रोथ है, एग्रीकल्चर लास्ट ईयर अच्छा नहीं था और एट द बैक ऑफ दैट आपका एग्रीकल्चर इस साल बेहतर होगा। सो आपको कुछ लास्ट ईयर से जो बूस्ट है वो ज़रूर मिलेगा।
बट असल बात लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है आपकी। वो जो मेजर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, दे विल ऐड टू योर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कमिंग पॉजिटिव। एंड देन सर्विस सेक्टर की सपोर्ट तो हमेशा है ही है। अब सर्विस सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज करना है कि उनको थोड़ा सा टैक्स भी जो है वो भरना पड़ेगा। हमने बहुत उनको सपोर्ट भी किया है, $3.5 अरब की एक्सपोर्ट पहुंच गई है। ये एक ओवरऑल खाका है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का खाका इस मुल्क का, एक शेयर्ड थिंकिंग का खाका, एक बेटर टैक्स मोराल का खाका, एक गवर्नमेंट का विड्रॉल का खाका, एक तो प्राइवेटाइजेशन। आपको क्या लगता है इसकी, अब देखिए ये जो टेक्निकल चीज़ें ऑब्वियसली ये तो वो ज़्यादा समझते हैं जिन जो टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। अब मैं एक कॉमन पाकिस्तानी, कॉमन मैन के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए समझना चाहता हूँ कि इस पर अगर कंसेंसस करना हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सूबों से बैठकर बात करे, फिर साथ में अपनी इन पॉलिसीज़ के लिए जो सेक्टर्स इफेक्ट करते हैं या जो सच्ची बात है कभी ब्लैकमेल करते हैं, कभी प्रेशराइज करते हैं, करना क्या चाहिए? ये तो हर हुकूमत आती है, कहती है हम ये करेंगे। हमने देखा जो आता है पिछली गवर्नमेंट की बुराई करता है, वही बाद में पॉलिसी रिपीट करता है साल 2 साल के बाद। एमएनएसटी स्कीम्स के सहारों पे फिर जो है वो अपने दिन गुजारने पड़ते हैं, उसके बावजूद टारगेट्स अचीव नहीं होते और ना लोग मार्क हो पाते। सो करना क्या चाहिए आपके ख्याल में? आम बंदे को ज़रा समझाएं आम लफ्ज़ों में कि क्या करें ताकि ये उन मसाइल से हम निकलें। तो खोल के दुनिया को, पाकिस्तान के लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल कहाँ पे पड़ा हुआ है। उनका हल चारों सूबों के साथ ये देख कर चलने में पड़ा हुआ है कि एनएफसी का रिव्यू होना है, बट शॉर्ट ऑफ दैट क्या काम होने वाले हैं दुनिया को बताएं। 1000 अरब का पीएसडीपी है डेवलपमेंट बजट इस वक्त वफाक का। अलोन पंजाब 1100 अरब रख रहा है, पूरा पाकिस्तान चारों सूबे 2800 अरब रख रहे हैं। तो एजुकेशन हेल्थ का बोझ जो है वो नीचे जाना है तो सूबों ने कमाई भी करनी है। 800 अरब का एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल है, चंद अरब रुपए कलेक्ट होते हैं। सो मसावी टैक्सेशन, मैं हमेशा समझता हूं कि एक बजट स्ट्रैटेजी का पर्चा होना चाहिए था जिसमें ये सारी चीजें लोगों के सामने रोज आकर वफाक को भी और प्रोविंसेस को भी बतानी चाहिए थी। ये कोई नए टैक्स की गुफ्तगू नहीं है, ये लीनर एफिशिएंट टैक्सेशन की, लीनर एफिशिएंट। इकोनॉमी में 22% एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन रिकवरी जो है वो कुछ भी नहीं है टैक्स के फॉर्म में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप लोगों को आकर बताएं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम नहीं है। तो अगर आपकी 6 लाख रुपए से ऊपर एग्रीकल्चर की इनकम है जो बेशतर लोगों की है, तो उस पर टैक्स आदिल भी दे रहा है, खाकान भी दे रहा है, बाकियों को भी देना है। लॉ ऑफ द लैंड, हमने प्रोविंसेस को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इसलिए तो नहीं दिया हुआ कि कोई कलेक्शन ना करें। अब आदिल, इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ना कि ये चेंज किसके कहने पे लेजिस्लेट किया आपने? IMF के कहने पे। क्या 78 साल में पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये बात नहीं कही है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज? टेबल पर बैठकर मैंने कई दफा ये कहा है कि वफाक के पास कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है। लोग करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 3 करोड़ की बेच देते हैं, जो ऊपर का 2 करोड़ है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स कहाँ गया? वेल्थ टैक्स जब खत्म किया था तो उसका मतलब ये था कि इनहेरिटेंस टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, डेथ टैक्स, इन चीजों के बारे में आपको सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर तो अमीर अमीर होता चला जाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है वो इनकम सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो नेशनल कौमी इक्तिसादी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें तो प्रोविंसेस ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। उन्होंने कहा इसको रिवर्स करें, वो तो उल्टा कहते हैं IMF को जाके समझाएं। IMF को समझाने की बजाय हमें आपस में बैठ के खुद समझना होगा, पॉलिसी खुद समझना होगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, फुल थे। वो कहते हैं नहीं तो कल ये जो आपका टैक्सेशन का सिस्टम है ये बेटर होगा और ये करना पड़ेगा। और ये बात ठीक कर रहे थे वो कि हमें IMF जिस वक्त बताता है कि आप इन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स कर लें, इन सेक्टर्स को ठीक कर लें, तो फिर हम बड़े फोकस के साथ जाते हैं क्योंकि वहाँ से इंस्टॉलमेंट आनी होती है। बेहतर हो कि हम इन चीज़ों के ऊपर ख़ुद काम करें और कन्विंस करें अपने लोगों को कि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। टैक्स देना जिम्मेदारी है हर शहरी की, जिस पर टैक्स लागू होता है, बनता है। सैलरीड क्लास का तो एट सोर्स कट जाता है, लेकिन जिन पे बनता है, जिन सेक्टर्स पे वो रेजिस्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टैक्स से मुताल्लिक की मज़ीद डिटेल्स देंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अशफाक तोला साहब जो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में हमेशा से मसला रहा है। मुल्क की इकोनॉमी में टैक्सेस का शेयर जो है वो 11% है।
जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुआशी तरक्की के फ़रोग और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए किसी भी मुल्क की मईशत में टैक्स का शेयर एटलीस्ट 15% होना चाहिए। गुज़िश्ता कई सालों से टैक्स नेट बढ़ाने की बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं हो पाती। रवां साल के पहले 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 1000 अरब रुपए से एक्सीड कर गया है। हालांकि मार्च में टैक्स का टारगेट जो था 640 बिलियन था, अब तक FBR ने तकरीबन सिर्फ 10,200 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जो गुज़िश्ता साल से 28% ज़्यादा है, लेकिन अपने टारगेट से कम है, जिसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल रीजंस हैं, जिस पर काबू पाने के लिए FBR की जो इंतज़ामी सलाहियतें और हुकूमत के पॉलिटिकल कैपिटल का एक इम्तिहान होगा। इसी तमाम इशू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला साहब। थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब फॉर जॉइनिंग अस। मैं ज़रा सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ आपसे कि ये जो हमारा अभी इकनॉमिक सर्वे आना है और एक बजट आना है, इन सारे हालात को देखते हुए आप क्या एनालाइज कर रहे हैं इसको, और ये जो टैक्स शॉर्टफॉल हैं इसकी रीजंस क्या हैं? कि ये जो जून में इतनी जो कलेक्शन हो जाएगी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो हमारे टारगेट्स हैं मिस होंगे? ज़रा ओवरऑल इस पे कमेंट कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, फिगर्स आएंगी, और मैं इसमें देख रहा हूँ, हमने तो कुछ अपना डॉक्यूमेंट आज रिलीज भी कर दिया है लोगों को। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा जो मसला ये है कि वो रिलीज होता है बजट से एक दिन पहले, और उसमें जो नेशनल अकाउंट्स के फिगर्स होते हैं वो आते हैं, जो APCC में जो फिगर्स अप्रूव हुए हैं वो आते हैं। तो वो डेटा तो आ चुका है, उसके बेसिस पे हमने अपने सारे आगे के जो टारगेट्स वगैरह उन्होंने मेंशन किए उस पर अपने कमेंट्स हमने दे दिए, और जो पिछले साल की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो भी हम दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बाय एंड लार्ज इकोनॉमी को अब ये हमें सोचना होगा, एज ए पॉलिसी मेकर लोगों को ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को, कि क्या आप IMF की रेसिपी पे जाके इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट करेंगे, इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, कि क्या आप इस वक्त स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी ग्रोथ में कमी यानी कि बराबर रख के या थोड़ा कम यानी कि इंक्रीज करके आप स्टेबल रख के 2-3 साल गुजार के फिर इसके बाद आप अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अब ये फैसला मेरा ख्याल है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी चॉइस हमेशा यही होती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंटेंटेड रखें, आप एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें, आप रुपी स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो दें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ तवज्जो दें, रादर देन के जो अब रेसिपी आ रही है हमारे सामने कि आप इंपोर्ट खोल दीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट आप बढ़ाइए, सरप्लस हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप करेंसी की डिवैल्यूएशन करेंगे तो उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो फिर वही इंडस्ट्री सफोकेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो एक विशियस सर्कल है जिसे हमें ब्रेक करना है, और विद इन द प्रोग्राम ऑफ IMF आप नहीं कर सकते। मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ और खुद मैं पार्ट भी रहा हूँ कि जो इनसे नेगोशिएशन करना कोई आसान काम नहीं होता IMF से, and they in a way they don't trust you, so I think it's very difficult for us to talk to them and to deal with them। तो एक तो ये, दूसरा ये आपने कहा टैक्स टारगेट के ऊपर, तो टैक्स टारगेट आपने जितने एम्बिशियस रखे थे और आप कोई रिफॉर्म्स करना नहीं चाहते, तो जब आप दो तजाद में निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल होगी कि आप ये काम कर सकें। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये 11,900 अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि जो IMF ने जो उनको आखिरी टारगेट दिया 12,300 का, वो भी नहीं होगा। अभी 11,700, 800, 900। तो ये जो नेक्स्ट ईयर 14,000 बिलियन का इन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है फिस्कल ईयर में, वो रेवेन्यू टारगेट भी आप देखते हैं कि नहीं अचीव हो सकेगा, रियलिस्टिक नहीं है वो? आप मुझे खुद बताएं ना आदिल के जब यहाँ 11,900 नहीं हो रहे, अब ये भी रिलाई कर रहे हैं कि 100-200 अगर सुपर टैक्स का जजमेंट अगर गवर्नमेंट के फेवर में आ जाता है तो वहां से ये रिकवर कर लेंगे। इसमें भी मैं आपको बताऊं 72 अरब का तो वो टैक्स शामिल है जो ADR अपना एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो का, ये मेरी और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की काविशों से आया, वरना ये भी नहीं आता आपके पास। तो ये बड़ी मुश्किलों से हमने चीजें सेट किए हैं। अब 12,300 का टारगेट मेरा ख्याल है
हाँ, अगर आप वही रिफॉर्म की रिपोर्ट जो मैंने मुरतब की थी मेरी टीम में, जिसमें 100 प्रोफेशनल थे, अगर आप उस रिपोर्ट को मिनो ऑन करेंगे और इसमें अगर आप कट एंड पेस्ट करने की कोशिश ना करें, तो ये 14,300 नहीं, मैं इंशाल्लाह अगर आप अल्लाह ताला ने मौका दिया तो 16,300 हम करके दे देंगे। नहीं, अब तो इन्फ्लेशन भी कम हुई है ना, तो फिर तो टैक्स मेरा ख्याल है और भी कम कलेक्ट होगा। आदिल, इन्फ्लेशन का सिर्फ ताल्लुक इनडायरेक्ट टैक्स से होता है, डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन रिवर्स इफेक्ट देता है। क्योंकि जब लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होती है तो स्पेंडिंग कम करते हैं, जब स्पेंडिंग कम करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स कम आता है, बट वैल्यूज की वजह से, क्योंकि अगर एक चीज 100 रुपए की मिल रही थी और अगर 40 रुपए का इन्फ्लेशन था तो 140 की हो जाती थी, तो वो 18% जो इनडायरेक्ट टैक्स 40 पे मिलता था वो आपका इंक्रीमेंटल टैक्स होता था। और आपने देखा होगा अगर इतना ही फायदा था आपका तो 2 सालों में आपने कौन से टारगेट अचीव किए? जब टारगेट अचीव ही नहीं किया आपने, उस इन्फ्लेशन का फायदा क्या हुआ? आप मुझे तो आप कह रहे हैं जो इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है, इसका टारगेट, इससे हम टैक्स का टारगेट अचीव नहीं कर सके, तो ये यूजलेस ही हुआ, मतलब इन वे कि ये देखिए, मैं इंस्टेड ऑफ के ये, मुझे इस बात पे अभी सिर्फ उम्मीद है कि जो आप डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की जो कल आपने सूबों का और फेडरेशन का लगाया है कि 3.9 ट्रिलियन का आप एक्सपेंस करेंगे, वहां से मुझे कुछ उम्मीदें हैं कि अगर परचेजिंग पावर बढ़ता है तो अच्छा है, मगर अगर आपने फिर डिवैल्यूएशन कर दी तो फिर आपके लिए तकलीफ है। क्योंकि आज आप, मैं तो रुपी पैरिटी, अल्लाह का शुक्र है, स्टेट बैंक के बाद पाकिस्तान में हमारी एडवाइजरी फॉर्म है जो कि बता सकती है कि रुपी की रियल वैल्यू क्या है। हमने इस डॉक्यूमेंट में भी लिखी है कि आप अगर चाहें तो आज भी अगर आप अपनी एग्रीकल्चर को ठीक कर लें तो करंट अकाउंट सरप्लस आज भी आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको IMF की रेसिपी में रहते हुए भी आप काम कर सकते हैं, मगर अगर आप ये समझें कि नहीं, मैं बिल्कुल बियॉन्ड एवरीथिंग मैं उस रेसिपी को मिनिमम अगर अमल करने जाऊंगा तो मेरा ख्याल है ये खसारे का सौदा होगा। ओके, सो ये मुझे बताइएगा, ये गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स से होलसेलर्स को नेट में लाकर टैक्स बेस को एक्सपेंड करना था, ये मामला अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो कलेक्शन 6 मिलियन से आगे नहीं बढ़ सकी है। इस फेलियर की क्या रीज़न है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि हमने ये देखा है चैम्बर्स भी इसकी मुखालफत करते हैं, रेजिस्टेंस आती है, ये किस तरीके से सारा मसला हल हो? आदिल, ये मसला हल हो चुका था 2023 के बजट से पहले। आपको शायद इल्म तो था ही कि मैं स्टेट मिनिस्टर के तौर पर मैंने काम किया था रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। रिपोर्ट हमारी थी और उस रिपोर्ट के तहत हमने तमाम ताजरों को बुलाया था और दे हैव एग्रीड टू वन थिंग कि 3 करोड़ से नीचे जो भी ताजर हैं उनको 1% टैक्स आप ले लें और आप छोटा सा रिटर्न फाइल करेंगे, हमारी फाइलें नहीं खोलेंगे, हमें कोई जोर जबरदस्त नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस शख्स को से 3 लाख रुपए टैक्स देना है वो इतना मोटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़े और उससे इंटरप्रिटेशन करके एक कंसल्टेंट को जाके 50,000 लाख रुपए दे और अपना काम कराए? तो ये तो मेरा ख्याल है नामुमकिनात में से, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आप नहीं कर सकते। अच्छा, इनसे हमारा वादा ये हुआ था कि आप 3 करोड़ तक के जितने भी हैं आप 1% दें, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना आपका ऑडिट होगा। अगर 3 करोड़ से ऊपर है तो फिर नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स के तहत आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, विच टू विच दे हैव एग्रीड। मैं अपने डॉक्यूमेंट ये बता के भी आ चुका था चेयरमैन BR साहब को, मुझे आज तक ये इल्म नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ। और इसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आया तो मेरा ख्याल है एक ब्रेनलेस डिसीजन लिया गया कि जी ताजिर दोस्त स्कीम आएगी। मकसद ताजिर दोस्त स्कीम नहीं था, मकसद ये था कि उनको रजिस्ट्रेशन में लाना है। तो आपको भी पता है वो रजिस्ट्रेशन कराने से कितने कतराते हैं। वो कहते हैं मौत के फरिश्ते को घर का दरवाजा मैं नहीं दिखाऊंगा, और जब ये हुआ तो उसके बाद वो फेलियर हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कट पेस्ट क्या किया पिछले साल के बजट में, जो एक इंतहाई नामुनासिब चीज थी, और उस वक्त जो चेयरमैन थे वो मेरा ख्याल है उनकी एक माइंडसेट हमेशा से मैं जानता हूँ वैसा ही रहा था कि वो चाह रहे थे कि जी किसी भी तरीके से उनको आप जोर जबरदस्ती से पैसे ले लें, आप नहीं ले सकते उस तबके से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी कि एक जो रजिस्टर होगा और जो फाइलर बनेगा उसको मैं ये रेट लूंगा, जो फाइलर नहीं बनेगा उससे मैं ये रेट लूंगा। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला जाओ जो करना है कर लो। आप कुछ नहीं कर सके। जो मेरी वाली स्कीम थी उसके तहत अगर आज उस वक्त 270 अरब आ रहे थे, आज के ग्राउंड रियलिटीज में मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 400 अरब आराम से मैं लेके दे सकता हूँ आपको उनसे, मगर उनको आप प्यार मोहब्बत से नहीं करेंगे।
ये ऐसा नहीं होगा जो आप जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करें। आपने क्या अचीव किया मुझे बताएं। उस वक्त मुझसे ये एग्री करके कहते, और जो आज के कोऑर्डिनेटर हैं आपके नईम मीर साहब, वही खुद स्पेयर हेड कर रहे थे। तो मैं आप इनको इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ। ये आज 400 बिलियन आप कहें, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा, मैं करा दूंगा। अच्छा, अब सैलरीड क्लास पे ज़रा आ जाएं। सैलरीड क्लास ने जो एक्सपोर्टर्स और ताजरों से 5 गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो उन्होंने दिया है, और तकरीबन इन लास्ट 10 मंथ्स दे हैव गिवन पेड 430 बिलियन। अब ये तनख्वाहदार तबके से इतना पैसा लिया जा चुका है, और फिस्कल ईयर के अख्ताम तक जो है वो तकरीबन 500 को ये क्रॉस कर जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर एक्सपोर्टर्स और ताजरों को मिलाकर 100 अरब रुपए का टैक्स बनता है। तो इस डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए क्या करें, कैसे इस मसले का हल निकले? सैलरी क्लास पे तो बर्डन डाल ही दिया जाता है हर दफ़ा। सैलरी क्लास के लिए हमने अपनी तजावीज़ात जो मुरतब की हैं उसमें हमने ये कहा था कि आप एक काम करें, इसमें सैलरीड क्लास को 24 लाख तक कम से कम छूट दें और मिनिमम टैक्स रखें। यानी कि अगर किसी के 12 लाख यानी महीने के लाख रुपए, उससे आप 1000 रुपए ले लें, ठीक है ना। और वो 1% 2 लाख रुपए माहाना वाला हो पर ये टैक्स ना हो। नहीं, 2,00,000 रुपए महीना दें ताकि उसको रिटर्न भी फाइल करना पड़े, ठीक है ना। और इससे ऊपर जितने भी आपके जो रेट्स हैं ना, उसको स्लैब को 5% से कम कर दें, ठीक है। अगर कोई ज्यादा कमाता है, करोड़ों में कमाता है, तो वो सुपर टैक्स भी दे, सरचार्ज भी दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये मौकफ था। अब देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी कि क्या होता है। बट मेरी जो इतला है वो ये है कि 12 लाख तक तो वो मान गई है IMF की टीम। 12 लाख से ऊपर वो कहते हैं नहीं जी उसी स्लैब में रहेंगे, और हर स्लैब से 2.5% उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। आप कह रहे हैं कि 1 लाख पे अग्री कर गए? जी वो एग्री कर गए। जो मेरे उस पे भी वही 2000 होगा, 1 लाख पे 2000। जी जो पुराना रेट है उसी पे रखा है। पुराना रेट है उसी पे रखा है, और आपकी सजेशन थी कि 2 लाख तक पे आना चाहिए। मुझे बताएं इसमें कितना वजन है कि कहते हैं कि अगर आप टैक्स नेट को इंक्रीज करते हैं तो फिर आपका ब्रेन ड्रेन होने लगता है, आपका कैपिटल फ्लाइट होने लगती है। इसमें कितना वजन है इस मामले, अगर आप टैक्स रेट को? मुझे आप एक बात बताएं। आप एक या तो आप एज ए पाकिस्तानी सोच लें। आप मुझे एक बात बताएं, हम इस चीज से डरते क्यों हैं कि ट्रू टैक्सेशन करें? हम क्यों इस चीज से डरते हैं जी? और ये जो कलेक्शन आपको नजर आ रही है ना आदिल, इसमें मैं आपको बताऊं बड़े वसूख और दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें एडवांस टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि अगले सालों का टैक्स आज से ले लिया गया है। तो अगले साल आप क्या करेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स धमकी देता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, तो यार मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हमने रिपोर्ट में ये लिखा था अपनी कि उससे एग्जिट टैक्स ले लें, कि भाई तुम जाओ पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हो, उससे एग्जिट टैक्स ले लें। एग्जिट टैक्स जी ले लें। उसके बाद जितना असासे पड़े हुए हैं ना पाकिस्तान में, जी कि हमने अज्यूम कर लिया तुमने सेल कर दिया, इसका टैक्स दो और जाओ। दूसरा, एक देखें, दुनिया में कोई टैक्स राजी खुशी नहीं देता। आपको बिल्कुल इक्विटी क्रिएट करनी है कि सबसे टैक्स लेना है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये कितना प्रैक्टिकल है, जरा मुझे ये समझाएं कि अगर मिसाल के तौर पे एक बड़ा नंबर कहता है कि हम जाना चाहते हैं, हम ये टैक्स नहीं देंगे, तो ये क्या नहीं जाता? कोई नहीं जाता। आप एक काम, क्योंकि जो मजे इस मुल्क में वो किसी और जगह नहीं है टैक्स चोरी करने के। आप एक काम करें आदिल, आपके पड़ोस में ना उन्होंने एक काम रखा है। उन्होंने कहा है कि जी एक सिटीजनशिप रखोगे, डुअल नेशनलिटी हम अलाउ नहीं करेंगे। आपके 90% जो मसाइल है ना वो इसी वजह से है। हर किसी को कमाना यहाँ से, लुटाना बाहर है। बच्चों को बाहर रखना है, खुद यहाँ रहना है, सारे असासे सारे रिटर्न यहाँ पर आने हैं, और पैसे यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होके बाहर चला जाता है। तो आप ये अलाउ करते हैं कि जी एक नेशनलिटी आप रखें, पाकिस्तानी, आप 100 बिस्मिल्लाह, आप पाकिस्तानी है, आपका हक है, आप पाकिस्तानी रहें। बट अगर आप नहीं रहना चाहते ना तो कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ले लें हमसे, आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है। फिर जब आप आएंगे पाकिस्तान तो आपको हम वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, you will be dealt accordingly। जी ये दुनिया में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूके तो पूरा टैक्सेशन के ऊपर चलता है, आप तो खैर हमसे बेहतर जानते हैं, बट पूरा यूके टैक्सेशन के ऊपर चलता है वहां, और है क्या दुनिया चलती है। मगर देखें उधर एक बात तो है ना कि उनको कुछ रिटर्न में मिल रहा है। अगर वो मेरी तरह अगर 60% टैक्स देगा तो 60% वाले को कम से कम अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, अच्छी वो अपना सेफ्टी मिल जाती है, और अच्छा
उनको इलाज मिल जाता है और रिटायरमेंट के बाद उनको ये घबराना नहीं पड़ता। हाँ। हमारे यहाँ तो जिंदगी भर आप एक तो टैक्स दे दे के कमर तोड़वा देते हैं, उसके बाद बीमार हो के डॉक्टरों के खर्चों से आप कमर अपनी तोड़वा लेते हैं। तो ये आपको मिन्नसल कौम में एक चीज फैसला करना होगा। आज आपका पार्लियामेंटेरियन तो डुअल नेशनल नहीं हो सकता, ब्यूरोक्रेट क्यों है भाई? जी बिल्कुल सही बात है। जुडिशरी क्यों है? मुझे बताइए ना आप, मुझे जी हमारे इंडिविजुअल भी, हमारे भी दोस्त होते हैं ना, आज आप देखें कि जी हर कोई नखरे करे। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जो एफ्लुएंट क्लास जा रही है पाकिस्तान से बाहर, वो कितना रेमिटेंस भेजती है? चलिए मैं आपको सर्वे करा के देता हूँ, ज्यादातर ये जो आपका रेमिटेंस आ रहा है वो लेबर क्लास भेज रही है अपने घर वालों का खर्चा पूरा करने के लिए। बाकी जो बड़े बड़े यहाँ से जाते हैं उनका पहला फोकस ये होता है कि जी हम डुअल नेशनलिटी ले लें, किसी और कंट्री में माइग्रेशन कर जाएं। पहले मिडल ईस्ट जाते हैं, वहाँ स्टेपिंग स्टोन लेके जैसे कनाडा, यूके, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ चले। तो ये मैं कहता हूँ, ये आप इस चीज को, डिस्पैरिटी को खत्म करें। मतलब थैंक यू सो मच अशफाक तोला साहब। आने वाले बजट के ऊपर आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बास को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।